नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। तो अंबेडकर प्रतिमा व संविधान की प्रति पर पुष्पांजलि के बाद जारी किया है प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा पत्र। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई होगी तेज, तकनीक का होगा इस्तेमाल। विरासत के संरक्षण व विकसित भारत के निर्माण का संकल्प, राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। और प्रमुख घोषणाएं क्या की हुई? 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सालाना सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की बात हो रही। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर लखपति दीदी बनाने के प्रयास होंगे। और स्तन कैंसर, सर्विकल कैंसर के साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम पर ध्यान। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एक पारदर्शी सरकारी भर्ती प्रणाली, पेपर लीक को रोकने के लिए कानून का क्रियान्वयन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दस्तावेज पर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी। फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाना और कृषि गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि उपग्रह लॉन्च करना। सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रक और अन्य चालकों को शामिल करना। नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू करना, लेकिन एनआरसी पर चुप्पी। एक राष्ट्र एक चुनाव को हकीकत बनाना। ये सब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री या बीजेपी के द्वारा संकल्प एक तरह से लिए गए हैं, कहिए आप लोग, और प्रमुख घोषणाएं कहिए आप लोग। देखिए, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव है हमारे देश में। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले ये 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो चलिए। राजनिवास और आप सरकार में 25 दिन से नहीं कोई संवाद। केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद राजनिवास और दिल्ली सरकार के बीच संपर्क टूट चुका है। करीब 25 दिन से दोनों के बीच कोई सीधा या औपचारिक संवाद नहीं हुआ है। दिल्ली वासियों की हित में कोई समीक्षा बैठक तक नहीं हो पा रही है। और एलजीबीटी सक्सेना के स्तर पर बीच बीच में वस्तु स्थिति से केंद्र को भी अवगत कराया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस संदर्भ में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आप सभी जानते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और दिल्ली की बात करें तो आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में यहाँ आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो उन्हीं की बात हो रही है। और अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ हो सकता है कि बर्खास्त कर दी जाए सरकार। सबरजीत की हत्या, अरे तांबा की पाक में आप देखते हैं कि गोली मारकर हत्या कर दी गई। लाहौर में एक 22 सवार बंदूकधारियों ने दिया वारदात को अंजाम। लश्कर संस्थापक हाफिज सईद का करीब सहयोगी था सरफराज तांबा। और ये आप देखिए, सरबजीत की बात करें तो 2 मई 2013 की सुबह चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था इन्हें। और आप देखिए, अन्य कैदियों ने 26 अप्रैल 2013 को सबरजीत पर ईंट और लोहे की छड़ों से आप देखते हैं कि हमला किया था। और सबरजीत कहते हैं कि इन इन क्या ये टहलते हुए पाकिस्तान पहुंच गए थे। बाद में इन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे और इन्हें पहले मौत की सजा दी गई थी। तो उसी को लेकर बात हो रही है। 1991 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए बम धमाकों के लिए दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी इन्हें। मार्च 2006 में पाक सुप्रीम कोर्ट ने सबरजीत को दिया दया याचिका खारिज करते हुए उनकी सजा बरकरार रखी थी। तो उन्हीं की बात हो रही है। और कहते हैं 30 अगस्त 1990 को नशे में होने के कारण गलती से सीमा पार कर गए थे। देख लीजिए, ये आप देखेंगे पाकिस्तान है।
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था पाकिस्तान। इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलों की बौछार। ये आप सभी जानते हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया बड़ी अशांत फैली हुई है, लेकिन अभी ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई देगा, और यहाँ आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। क्या? ईरान देखने को मिल जाएगा। ये अदन की खाड़ी है, अरब सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये आपको इजराइल देखने को मिलेगा। और इजराइल और हमास में चल ही रहा है, आप सभी देख रहे हैं। आयरन डोम ने बचाने में कहते हैं कि बड़ी भूमिका निभाई। जब ईरान की तरफ से हमले किए गए तो आयरन डोम की वजह से आप देखेंगे कि काफी कंट्रोल कर लिया गया सब कुछ। हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी मिलेगी मनपसंद सीट। और IRCTC ने तैयार किया सॉफ्टवेयर, नया सिस्टम जल्द लागू करने की तैयार। टिकट दरों पर अभी चुप्पी आप देखते हैं साधे हुए हैं, और ऐसे कर सकेंगे सीट बुकिंग। तो रायपुर रेलवे मंडल के अधिकारियों ने बताया कि नए ऐप के जरिए ट्रेन का नाम और यात्रा की तिथि डालकर सर्च करते हुए ही AC से लेकर स्लीपर तक क्लास के बैच कोच का डायग्राम यात्रियों की मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा, और डायग्राम देखकर यात्री अपने पसंद का सीट अपने आसानी से बुक कर सकेगा। चलिए अच्छी बात है, मैं कहता हूँ। ये आप देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली की सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है, और इससे आप देखिए सेना के शस्त्रागार में इसे शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और इस हथियार प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है। 1958 में स्थापना हुई थी DRDO की स्थापना, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। वृद्धावस्था में नहीं किया जा सकता सम्मान से जीने के अधिकार से वंचित। बेदखली के ARC के आदेश को आप देखिए चुनौती देने वाली किराएदारी की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की हुई है। दिल न्यूरो के लिए बनेगा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, एम्स में कार्डियक व न्यूरो की OPD के लिए। अच्छी बात है। 1984 के बाद भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने केंद्र सरकार में बनाने के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा 272 पार किया है। वर्ष 2014 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेली 282 सीटें, 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखते हैं कि 303 सीटें मिली थी। 1984 में हारने वाले 3 नेता बाद में बने प्रधानमंत्री PM। 1984 की हम कांग्रेस चुनाव की कांग्रेस प्रचंड जीत के लिए जाना जाता है। इस चुनाव में 3 राष्ट्रीय चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव हार गए थे। दिलचस्प बात यह है कि तीनों नेता चुनाव हारने के बाद 12 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। जगन्नाथ चौधरी ने चंद्रशेखर को हराया था, ये भी याद रखिएगा। राजनीति के तो आप लोग मजे लिया करिएगा, बस खबरें पढ़िए और निकल जाइए। और आपको राजनीति की खबरें पढ़ने की दिलचस्पी है तो इसकी PDF आपका एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं, तो जाकर पढ़ लिया करिएगा। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाने का लक्ष्य है भाजपा का। भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर इस लक्ष्य को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा वन उपज आधारित स्टार्टअप और स्वयं सहायता को बढ़ावा दिया जाएगा। शराब माफिया के लिए बनी दुर्गा, महिलाओं को नशे की चंगुल से छुड़ाया। ये प्रयागराज की संगीता ने कच्ची शराब बनाने में लिप्त महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा, अधिकतर को लग चुकी थी नशे की लत। अच्छी बात है, आप देखते हैं इस तरह पहल होनी चाहिए। बच्चियों की पढ़ाई गोद ली। देखिए तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते लेकिन अच्छा काम कर रही हैं। खाद्य पदार्थों से जुड़ी अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित करे दुकानदार, एक खाद्य और नियामक मानक प्राधिकरण ने कहा है।
पाठा में बड़ा बाघों का कुनबा, बाघिन ने जन्म दिए 3 शावक। मध्य प्रदेश सीमा पर कैमरे में बाघिन के साथ कैद हुए 1.5 माह के शावक। पंजों के निशान के अनुसार शावकों में 2 नर और 1 मादा है, देखने को मिलेगी, अच्छी बात है। इस सतना जिले के सरभंगा जंगल में बाघिन P213 ने दिया जन्म। 2012 में इसी बाघिन ने जन्मे थे 3 शावक। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में अब बाघों की संख्या 18 हो गई है। हवाई अड्डों पर टेल गेटिंग के समाधान के लिए हो रहा है काम। मुद्दा चुनावी घोषणा पत्र व्यवहारिक और बाध्यकारी। तो आप देखिए, राजनीतिक दल घोषणा पत्र के जरिए अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और वादों को मतदाता तक पहुंचाने, उनको उसका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। समय के साथ राजनीति में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए ऐसे वादे और कार्यक्रम अपनी घोषणाओं में शामिल कर रहे हैं जिनको लेकर जमीन पर लागू करना आर्थिक रूप से वहनीय नहीं लगता है। और इसका एक दूसरा पहलू यह भी कि कई मामलों में सरकारों ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया, लेकिन इससे सरकारी खजाना खाली हो गया। सरकार के लिए कर्मचारियों को वेतन देना और सामान्य कामकाज चलाना भी मुश्किल हो गया है। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में इस तरह के लोक लुभावन वादे राज्य या फिर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। और चुनावी घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों को कम से कम आप देखेंगे यह बताना चाहिए कि अपने वादों को कैसे पूरा करेंगे और इसके लिए संसाधन कैसा जुटाया जाएगा और राज्य या देश की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर होगा। ऐसे में यह पड़ताल का मुद्दा है कि क्या चुनावी घोषणा पत्र आर्थिक तौर पर व्यवहारिक और अधिक स्पष्ट होना चाहिए। 76 पेज का घोषणा पत्र जारी किया भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये आप देखिए 15,000 से अधिक शब्द हैं कांग्रेस के 2024 के आम चुनाव के लिए जारी किए घोषणा पत्र में। 16,000 से अधिक शब्दों में जारी किया माकपा ने 2024 के आम चुनाव का घोषणा पत्र। नेताओं से वादों पर सवाल पूछना शुरू करे जनता। अब आप सभी जानते हैं, देखिए इतनी हर चीज के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता है। और देखिए मतदाता की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन मतदाता इतना जागरूक कहाँ है, वो इतना हिम्मत कहाँ जुटा पाता है कि आपके नेता ने अगर कहा कि ये हम देंगे 15 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, तो वोटर जो है, मतदाता है जो वोट देने वाला है, वो पूछ सके कि ये कहाँ से दोगे भाई, आप कहाँ से आएगा आपके पास, तो उसी की बात हो रही। लेकिन नहीं पूछ पाते। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सुधार जरूरी है, तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इससे अव्यवहारिक और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकने वाले वादों को घोषणा पत्र में आने से रोका जा सकता है। चुनाव के बाद चुनाव आयोग इस पर नजर रखे कि राजनीतिक दल वादे पूरे कर रहे हैं या नहीं, जो वादे किए हैं वो निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं, तो उसी को बात हो रही है। वादे पूरे करने का बढ़ रहा है दबाव। तो राजनीतिक दल के लिए चुनावी घोषणा में पत्र में कितने अहम मुद्दे हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है। भाजपा ने 1984 में अपने घोषणा पत्र में धारा 370 खत्म करने का वादा किया। जब केंद्र में उनकी बहुमत की सरकार बनी तो सही समय आया, तो 2019 में उसने इस वादे को पूरा किया। इस तरह कांग्रेस ने 2004 के घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार का वादा किया और 2009 में कांग्रेस ने इसे लागू कर दिया। समय के साथ राजनीतिक दलों पर चुनावी घोषणा के वादे पूरे करने का दबाव भी बढ़ रहा है। विपक्ष सरकारों को उनके घोषणा पत्र के अधूरे वादों के आधार पर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। और आज़ादी के पहले भी महत्वपूर्ण था घोषणा पत्र आज़ादी के पहले भी महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश राज में ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक सुधार 1919 और 1947 के बीच किए गए और ये सभी सुधार राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में से आए थे। और पेश हैं कुछ सैंपल। देखिए 1916 में हम चलेंगे तो जस्टिस पार्टी ने घोषणा पत्र में गैर ब्राह्मणों के लिए अधिक मजबूत शिक्षा नीति और संवैधानिक सुधार को आगे बढ़ाने की मांग की। 1929 में बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी ने घोषणा पत्र में दवाओं की स्वदेशी पद्धति को बढ़ावा देने का वादा किया था। 1923 में नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पंजाब में कृषि से जुड़े वर्ग और दूसरे वर्गों के बीच वित्तीय बोझ का उचित बंटवारा करने की वकालत की। 1937 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों की गरीबी कर्ज के बोझ को गंभीर समस्या के तौर पर पहचाना गया और किसानों को राहत देने की मांग हुई। 1937 में मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में कॉटेज इंडस्ट्री को वित्तीय मदद मुहैया कराने और प्राथमिक शिक्षा मुफ्त अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी एक तरह से। और सरल हो घोषणा पत्र,
ज्यादा वादे हुए पूरे, एक तरह से आप देखेंगे। कौन लिखता है घोषणा पत्र? तो राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र समिति होती है। यह समिति घोषणा पत्र तैयार करती है और समिति में ज्यादातर वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं। ये नेता एक रोड मैप तैयार करते हैं और इसके आधार पर आप देखिए घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाता है। कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम, डीएमके का 2024 का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का भी हो चुका है कई का। चलिए, तो ये सब आप जानते हैं, मुझे लगता है परेशान नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक बदलाव की योद्धा को नमन। ये आप देखिए, नई दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती थी ना। आप लोग भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान का जनक भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए सुधार जरूरी है। इस आर्टिकल को थोड़े और विस्तार से देख लेते हैं क्योंकि ये जरूरी रहेगा। ठीक है, ये अच्छा लिखा भी गया है मुझे लगता है। और जो संपादकीय पार्ट रहेगा उसे हम अलग से ले आएंगे। ठीक है, तो बड़ी क्लास भी नहीं लगेगी आप लोगों को, क्योंकि कई बार आप लोग शिकायत करने लगते हैं कि बड़ी क्लास। अब इस तरह के आर्टिकल मिल जाते हैं तो आप देखिए छोड़ भी नहीं सकते इन्हें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। तो चुनावी राजनीति में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र उम्मीद जगाते हैं, सुनहरे भविष्य का वादा करते हैं और राजनीतिक दल इसके जरिए मतदाताओं का समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। अक्सर ये घोषणा पत्र मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए उपकरण की तरह काम करते हैं। राजनीतिक दलों में घोषणा पत्र की बारी पूरे करने के लिए सच्ची प्रतिबद्धता का अभाव दिखता है। घोषणा पत्र में शानदार भविष्य के लिए एक दूरदृष्टि तो नजर आती है, लेकिन इस पर अमल कैसे किया जाएगा इसका अभाव नजर आता है और इससे मतदाता भ्रमित और निराश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक दल बड़े प्रोजेक्ट, लोक लुभावन वादे घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, लेकिन गहराई से पड़ताल करने पर पता चलता है कि इनको लागू करने के लिए एक मजबूत योजना और व्यवहारिक समय सीमा नहीं है। और सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की प्रतिबद्धता हो, सबसे गरीब परिवारों को बिना शर्त नगद हस्तांतरण कर वादा पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन चाहिए। इसी तरह से कुछ राजनीतिक दलों द्वारा पहले से सक्षम लोगों को पेंशन मुहैया कराने का वादा संसाधनों के प्रभावी आवंटन को लेकर चिंता पैदा करता है। हर युवक को सरकारी नौकरी देने का वादा आकर्षक लगता है, लेकिन यह अव्यवहारिक है। कोई भी सरकार हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। संपन्न किसानों को मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराने का विचार भी उतना ही चिंताजनक है। ऐसी नीति में न केवल आप देखेंगे समानता का अभाव है, बल्कि आप देखिए ऐसे लोगों को सब्सिडी देने का मामला है जो सब्सिडी के पात्र नहीं है। आवश्यकता या फिर योग्यता के आधार पर सहायता को लक्षित करने के बजाय यह दृष्टिकोण एक विशिष्ट समूह का पक्ष लेता है, चाहे उनकी आप देखिए आर्थिक स्थिति या फिर समाज में योगदान कुछ भी हो। यह निष्पक्षता और जिम्मेदार संसाधन आवंटन के सिद्धांत को कमजोर करता है। यह जरूरतमंद लोगों के कल्याण को पूरा करने के बजाय असमानता को कायम रखता है। और इसी तरह आप देखिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करना या फिर धन और अवसर नए सिरे से मुहैया कराने की सुविधा के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की वकालत करने जैसे वादे निष्पक्षता, राजकोषीय जिम्मेदारी और तार्किक नीति के बारे में चिंता पैदा करते हैं। हालांकि ये वादे सतही तौर पर आकर्षण लग सकते हैं, लेकिन उनकी व्यवहारिकता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सरकारी संसाधनों पर अत्यधिक बोझ और आर्थिक अस्थिरता को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इन वादों के पीछे इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और समाज पर उनके संभावित दीर्घकालिक प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में घोषणा पत्र को लेकर राजनीतिक दलों की कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है। चुनाव के बाद सरकार कई तरह के बहाने बनाकर वादे पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत में व्यापक चुनाव सुधारों की जरूरत है। इससे चुनाव आयोग की ताकत बढ़ेगी और चुनाव चंदे में पारदर्शिता आएगी और राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। और राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र को गंभीरता से लें और वादे पूरे करें। इसके लिए कई तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग पत्र जारी करने के लिए कड़ी गाइडलाइन बना सकता है। घोषणा पत्र के पहले स्क्रीनिंग की जा सकती है, जिससे अव्यवहारिक और देश की आर्थिक स्थिति के लिए खतरनाक समझे जाने वाले वादों को पहले ही हटाया जा सके। और इसमें आप देखेंगे कि
राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी कि वे घोषणा पत्र में पूरा खाका पेश करें, वादों को कैसे लागू करेंगे और इनके लिए कहां से पैसा आएगा। अब देखिए, जनता के सवाल पूछने की बात हो रही है कि किसी ने अगर पार्टी ने घोषणा की पत्र जारी किया तो ये कहां से पैसा आएगा। तो बिना घोषणा पत्र के चुनाव संभव नहीं है। घोषणा पत्र किसी भी स्तर के चुनाव के लिए अति आवश्यक है। घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का विजन होता है। घोषणा पत्र के लिए आधार पर ही जनता मतदान के लिए पार्टियों का चयन करती है। यह एक तरह से पार्टियों का लिखित दस्तावेज होता है। राष्ट्र किस दिशा में जाएगा यह घोषणा पत्र से तय होता है। दुर्भाग्य है कि कुछ सालों में घोषणा पत्रों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगे हैं। घोषणा पत्र सही है या नहीं, इसके ऊपर बहस होने लगी है। लोगों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया है, ऐसा आरोप लगने लगा है। यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। प्रश्न चिन्ह खड़ा होने का मतलब है कि जनता का घोषणा पत्र पर विश्वास न होना। घोषणा पत्र पर विश्वास न होने का अर्थ है कि संबंधित पार्टी की विश्वसनीयता पर संदेह होना। 2013 में के दौरान घोषणा पत्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार चुनाव आयोग ने गाइडलाइन बनाई। गाइडलाइन में स्पष्ट किया कि घोषणा पत्र में जो बातें कही जा उन्हें पार्टी पूरी कर सकती है या नहीं, कांग्रेस करेगी तो कैसे करेगी, और इस बारे में पूरी जानकारी जनता के सामने रखनी होगी। इसके बाद से घोषणा पत्रों के ऊपर पार्टियां थोड़ा बहुत गंभीर हुई हैं। चुनाव आयोग के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि जिस पार्टी के ने घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं किया उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए। ऐसे अधिकार होना भी नहीं चाहिए, इसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्या किया जाए कि जिससे कि पार्टियों के ऊपर लगाम लगे, पार्टियां ईमानदारी से घोषणा पत्र तैयार करें। सीधा सा मतलब है जनता घोषणा पत्रों के ऊपर सवाल करना शुरू करें। पार्टियां रास्ते पर आ जाएंगी। और जब नेता जनता के घर मत यानी कि वोट मांगने के लिए पहुंचेगा तो सीधा सवाल किया जाएगा कि आप घोषणा पत्र को कैसे पूरा करेंगे, पैसे कहां से लाएंगे, आपके पास क्या आर्थिक नीति है और जिससे खजाना खाली नहीं होगा, घोषणा पत्र कब तक लागू हो जाएगा। ऐसे सवाल जब तक जनता की ओर से नहीं किए जाएंगे तब तक पार्टियां रास्ते पर नहीं आएंगी। जनता की भावनाओं के साथ नेता खिलवाड़ करके आराम से चुनाव जीत जाते हैं। जिन नेताओं से सवाल करना चाहिए उन नेताओं को जनता माला पहनाने लगी है। घर पहुंचने पर गर्व महसूस करती है। आसपास के लोगों को फोन करके बताती है कि मेरे घर नेताजी आए। लोकतंत्र में असली मालिक जनता होती है। जनता नेता बनाती है, जनता सरकार बनाती है। जनता ने इस बात का एहसास कराना छोड़ दिया है और यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। लोकतंत्र तब तक मजबूत रहता है जब तक जनता सवाल करती रहती है। जिस दिन से जनता सवाल करना बंद कर देती है उस दिन से लोकतंत्र की जड़ कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और जो मालिक है वह यह कहता है कि कानून के बनाओ ताकि पार्टियां ईमानदारी से घोषणा पत्र तैयार करें। क्या हर काम के लिए कानून बनाया जाएगा? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और रातों रात आप देखिए नेता दल बदल कर लेते हैं। पाला बदलते ही पहले वाली पार्टी के नीतियों को कोसना शुरू कर देते हैं और उसने घोषणा पत्र से को झूठ का पुलिंदा कहना शुरू कर देते हैं। क्या चुनाव में ऐसे नेताओं की जीत होनी चाहिए? क्या मौका परस्त नेताओं की जमानत नहीं जब्त होनी चाहिए? ऐसा नहीं होता तो इसलिए पार्टियां मनमानी करती हैं और राष्ट्र को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि वोट को ध्यान में रखकर पार्टियां घोषणा पत्र तैयार करती हैं। गंभीर चिंता का विषय यह है कि अपना जनता अपना स्वार्थ देखने लगी है, राष्ट्र का हित नहीं है। जो पार्टियां फ्री में आकर कुछ भी देने की घोषणा कर देती हैं उसे जनता जिता देती है। ऐसे में जो पार्टियां ईमानदारी से काम करना चाहती हैं वह भी लोक लुभावन घोषणा पत्र तैयार करने को मजबूर हो जाती हैं। अभिप्राय यह है कि लोकतंत्र की असली चाबी जनता के पास होती है। जनता अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि राष्ट्र को ध्यान में रखकर मतदान करे। राष्ट्र प्रथम की भावना से लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होगी। अच्छी बात है। एफपीआई निवेश लगातार तीसरे माह भी आप देखते हैं जारी रहा। घरेलू इक्विटी बाजार में निवेशकों ने 2024 में अब तक 24,240 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चलिए अच्छी बात है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है। और बीते वित्त वर्ष में 18 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ी है। एलआईसी को अदानी के शेयरों में निवेश पर 49% लाभ हुआ है। बीमा कंपनी है ना एलआईसी, कब इसकी स्थापना हुई थी चलिए ये बताइए आप लोग। बीते वित्त वर्ष में वाहन निर्यात 5.5% घटा। कुल बिक्री में किफायती घरों की हिस्सेदारी घटकर 22% रही। धोखाधड़ी रोकने के लिए जांच परख बढ़ाए बैंक। ये बात हो रही है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब इजराइल की ताकत पर अगर हम लोग बात करें ना तो आप देखेंगे कि
क्योंकि आप देखेंगे अगर दूसरा देश होता तो तबाह हो चुका होता। इतने ईरान ने आप देखते हैं कि क्या हमले किए। इजराइल की एयर डिफेंस ने अधिकांश ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को एयरल डिफेंस सिस्टम की मदद से आप देखिए इजरायली क्षेत्र में घुसने से पहले ही मार गिराया। और तो एरो डिफेंस की ताकत की अगर हम बात करें तो इजराइल ने एरो 2 के बाद उन्नत सैनिक के एरो 3 को भी शामिल किया है। इसका काम हवा में लंबी दूरी के लक्ष्य को नष्ट करना है। इसका रॉकेट मैक 9 लगभग आप देखिए 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकता है। डिफेंस सिस्टम में मिसाइल लॉन्चर, ग्रीन पाइन फायर कंट्रोल रार, एक हेजलनेट ट्री लॉन्च कंट्रोल सेंटर और एक सेट्रॉन ट्री वेटल मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। ग्रीन पाइन रडार 2400 किलोमीटर की लंबी दूरी तय तक लक्ष्य का पता लगाने और एक साथ 14 लक्ष्यों को रोकने में सक्षम है। रडार 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य को निशाना बना सकती है। तो ये आप देखिए इजराइल का बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम। पहले आयरन डोम आपको छोटी रेंज के रॉकेट होते हैं, फिर डेविड स्लिम मध्यम से लंबी दूरी, फिर एरो 2 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, फिर आप देखिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 3 होती है। तो ये आप देखिए इजराइल और ईरान की सैन्य क्षमता की बात करें तो इजराइल सक्रिय सैनिक कितने 1,70,000 और आप देखिए ईरान में 6,10,000। और आप देखिए लड़ाकू विमान तो इजराइल में 241 हैं और ईरान में 186 है। टैंक की बात करें तो आप देखिए इजराइल में 1,370 हैं और ईरान में 1,996 है। पनडुब्बी की बात करें तो इजराइल के पास 6 हैं, 19 है ईरान के पास। तो दोनों मतलब आप समझ रहे हैं ताकतवर हैं। और इजराइल की वायुसेना रक्षा प्रणाली कई स्तरों पर काम करती है। एरो डिफेंस सिस्टम इसके ऊपर स्तर पर काम करता है, जिससे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किया। 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में इसके विकास पर काम शुरू हुआ। 1990 के दशक में एरो एक को कम से कम 7 परीक्षण से गुजरना पड़ा और आगे चलकर एक हल्की मिसाइल रूप में विकसित किया गया और जिसे आप देखते हैं कि इसे एरो 2 नाम दिया गया और ऐसे काम करता है डिफेंस से। आप देखेंगे सिस्टम कैसे। तो इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम में मिलकर एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली तैयार करते हैं। आयरन डोम का नाम तो हम आए दिन सुनते ही रहते हैं और जिसने 2011 से बाद से अब तक हजारों रॉकेट मार गिराए हैं। यह ड्रोन और छोटी दूरी के खतरों को रोकने के लिए कारगर है। इजराइल के पास मध्यम से लंबी दूरी का इंटरसेप्टर डेविड स्लिंग है। वायु रक्षा प्रणाली में एरो 2 मिसाइलों के शामिल होने से इजराइल को हवाई क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने की क्षमता हासिल हुई। इसका काम हमलावर मिसाइलों को हवा में ही मार करना है। एक तरह से सब अपने अपने आप देखते हैं कि रक्षा के लिए तकनीकें हासिल करते रहते हैं। बैसाखी पर गुरुद्वारा पंजा साहिब में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। खमेर अप्सरा की पोशाक में दिखी भारतीय राजदूत। विवादों में रही कंबोडिया में भारत की राजदूत देवयानी खोबरगढ़े इस बार खास आउटफिट को लेकर चर्चा में है। चलिए अच्छी बात है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। और क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे क्योंकि आईपीएल अभी चल रहा है। चलिए बताइए आईपीएल की पहली बार कब खेला गया था। गुजरात को हराकर गुकेश को मिली आप देखते हैं कि बढ़त। शतरंज टूर्नामेंट की बात हो रही है। क्रिस्टल पैलेस ने लिवरपूल को चौंकाया। मेसी की शानदार खेल से इंटर मियामी जीता। सिथ सेबाथ ने रोड को हराकर तीसरी बार जीती ट्रॉफी। अंतिम दौर में भी टाइगर वुड्स की संघर्ष जारी है। वर्ल्ड मास्टर्स लीग की T20 में रैना गिल बिखेरेंगे जलवा। देखिए खेल के क्षेत्र में तो ये याद रखा करिए किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है, इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। राम कथा की साहित्यिक यात्रा।
विश्वविद्यालय परीक्षा में मौत पूछा, गोदी मीडिया से आप क्या समझते हैं? बताइए, इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे। अब आप देखिए, यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो मधुमेह रोगियों के लिए बाजार में उपलब्ध कराई गई इंसुलिन। 1923 में आज ही मधुमेह रोगियों के लिए उपयोग के लिए इंसुलिन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराई गई और इसकी खोज 1922 में हुई थी और इसे प्रयोगशाला में संश्लेषण सहित भेड़ बैलों और पैंक्रियास से निकाला जाता है। वर्तमान में मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का उपयोग हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए WTO की स्थापना। तो 1994 में आज ही के दिन मोरक्को के मराकश में 123 देशों ने मराकश समझौते पर हस्ताक्षर कर विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की। WTO ने अपना कामकाज 1 जनवरी 1995 से शुरू किया। इसकी स्थापना वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। चलिए आप लोग बताइए, WTO की स्थापना कब हुई थी? स्थापना नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? 1965 के युद्ध में अर्जन ने किया था वायुसेना का नेतृत्व। एयर मार्शल अर्जन सिंह का जन्म 1919 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। 19 वर्ष की आयु में अर्जन सिंह का चयन RAF क्रैनवेल में प्रशिक्षण के लिए हुआ। 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर भारतीय वायुसेना के 100 से अधिक विमानों के फ्लाई पास्ट की अगुवाई की थी। वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर एयर मार्शल अर्जन सिंह ने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत वायुसेना का नेतृत्व किया था। 16 सितंबर 2017 को इनकी डेथ हो गई थी। मूड ठीक ना होने पर महिला कर्मचारी ने मांगी छुट्टी। कहाँ? बीजिंग, चाइना की घटना है। इंसानों में घातक बैक्टीरिया पहुंचा रहे हैं जानवर। और पुर्तगाल में 5 बिल्लियों, 38 कुत्तों और 78 इंसानों व UK में 22 कुत्तों और 56 इंसानों पर अध्ययन हुआ है। नेताओं, आप देखेंगे पालतू जानवरों को सहलाने, छूने और चूमने से इंसानों में फैल सकता है बैक्टीरिया, ध्यान रखा करिएगा। नेपाल में धूमधाम से मना सिंदूर यात्रा। नेपाल के भगतपुर में आप देखेंगे सिंदूर यात्रा या सिंदूर पाउडर उत्सव मनाया गया। यह उत्सव बसंत और हिंदू नव वर्ष के आगमन का प्रतीक होता है। सालाना मनाए जाने वाले इस उत्सव में 30 से 35 हजार लोग शामिल हुए, जिसमें करीब 2 क्विंटल सिंदूर और गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया गया। इस दौरान दोनों की आप देखते हैं कि थाप पर लोक नृत्य जश्न मनाया गया है। मेडिकल साइंस के 2 नए शब्द प्लेसेबो और नेसेबो इफेक्ट में आए। प्लेसेबो दवा के भी स्वास्थ्य कर सकता है और नेसेबो इफेक्ट दर्द, उल्टी, थकान की भावनाओं को बढ़ा सकता है। धूमकेतु फोन्स ब्रुक्स 21 अप्रैल को आएगा सूर्य के सर्वाधिक समीप। इन दोनों बृहस्पति के इर्द गिर्द बना हुआ आकर्षण का केंद्र आप देखेंगे, तो अच्छी बात है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप जन्म देने के साल भर बाद तक खतरनाक होने की बात हो रही है। अब आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, तो ये भी देख सकते हैं आप लोगों को देखना है तो। और मैं कहता हूँ इस तरह से आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उनकी कहानी आज हम लोगों ने कवर की है। और देखिए थोड़ा विस्तार से हम लोग जो संपादकीय पार्ट है ना उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो एक दूसरी क्लास मुझे लगता है कि रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग शिकायत बार बार कर रहे हैं कि एक बड़ी क्लास रख देते हैं आप, हम नहीं कवर कर पाते हैं। मेरा उद्देश्य वहाँ भी देखिए आपको परेशान करने का नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि एक बार में ही आप पूरा क्लास खत्म कर दें और बाद में आप लोग अपना दूसरा काम करते रहें। और अगर आपको परेशानी हो रही है कि नहीं एक ही क्लास में नहीं रखना है, न्यूज जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उन्हें अलग क्लास में हमें डिस्कस करना है, और जो संपादकीय पार्ट है आपका उससे हम विस्तार से बात करें, क्योंकि वो प्रीलिम्स में, आपका मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है, एक बेस आपको बना के देता है किसी मुद्दे पर। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि अलग क्लास में दें तो मैं अलग क्लास में कवर करवा दूंगा, परेशानी नहीं है कोई भी। लेकिन आपको जो सहूलियत लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए, आप लोग आगे बढ़िए। धन्यवाद।